जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। इस बार हम आपके लिए कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो समाज है, जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा ज़मीन संबंधित विभाग है, राजस्व विभाग और भू अभिलेख विभाग, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको आए दिन बोलते मिल जाएंगे कि जो हमारा कार्य है, जो हमारा काम है, जो न्यायालय संबंधित हमारे छोटे छोटे कार्य हैं, वो किसके द्वारा रोक दिए गए हैं? पटवारी द्वारा रोक दिए गए हैं, या पटवारी जी वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको केवल ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि पटवारी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और उन न्यायालय के कार्यों में पटवारी का क्या क्या महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि न्यायालय में कोई भी आवेदन जो होता है, ठीक है, वो 4 तरीक़ों से लगाया जाता है। पहला तरीका है आप लोक सेवा केंद्र में खुद जाकर आवेदन लगाएं। दूसरा तरीका है आप किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में आवेदन लगाएं। तीसरा तरीका है आप स्वयं समक्ष में जाके न्यायालय में आवेदन लगा दें डायरेक्ट। चौथा तरीका है आप डाक के द्वारा आवेदन लगा दें। ठीक है, और पांचवा एक और नया तरीका है जो आजकल आप देख रहे हैं, जब भी कभी राजस्व या किसी भी शासन द्वारा कोई भी रैली यात्राएं, जैसे विकास यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा है ना, या आपने देखा होगा इसके पूर्व की जो सरकार थी, घर घर चलें, एक उनका आयोजन था। तो इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं, इनमें बल्क में आवेदन लगवाए जाते हैं। ठीक है, शिविर जब वगैरह जब आयोजित होते हैं तो इसमें बल्क में आवेदन लगाए जाते हैं। तो ये 5 तरीके से आप आवेदन लगाते हैं, किंतु आवेदन लगाने का एक ही तरीका है। इन 5 तरीकों से आवेदन लगाने के बाद उसको RCMS में, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में उसको दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद न्यायालय उस आवेदन की जांच करके उस पर प्रतिवेदन आहूत करता है। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट क्या होती है? कोई भी आवेदन हुआ तो ये क्या रिपोर्ट लगी है, इसमें क्या होना चाहिए, या ये रिपोर्ट किस आधार पे लगी है, ये आवेदन इसने किया है तो क्यों किया है, इसकी थोड़ी सी बेसिक एक जांच। ठीक है, तो ये जो बेसिक जांच है ना, ये काम केवल पटवारी का है। तो यही मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो न्यायालय संबंधित बेसिक कार्य है हमारे, इसमें केवल जांच करने का काम पटवारी का है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने 5 तरीके हमने बताया आपको आवेदन करने के। इन 5 में से आप किसी भी तरीके से आवेदन कर दीजिए। फिर आपका जो आवेदन होगा, उस आवेदन का अवलोकन न्यायालय करेगा। न्यायालय जब आवेदन का अवलोकन करेगा, उसके बाद उस आवेदन पर जांच के लिए पटवारी को एक आवेदन का पावती दी जाएगी या रसीद दी जाएगी कि भाई आप इस पर, पटवारी जी आप इस पे 7 दिन 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो न्यायालय द्वारा समय मिलने पर पटवारी जी क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर आवेदन की जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब पटवारी यानी कि वो व्यक्ति जो केवल ज़मीन के संबंध में सारी जानकारियां रखता है, वो उस व्यक्ति की ज़मीन संबंधित जो जानकारी है, मौके पर क्या स्थिति है, अभिलेखों में क्या स्थिति है, पूर्व अभिलेखों में क्या स्थिति थी, और वह व्यक्ति आवेदन में क्या चाहता है, इन 4-5 बिंदुओं की जांच करेगा और अपनी जांच को बिंदुवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि यहाँ पर उद्देश्य क्या है, केवल कि आपने जो आवेदन किया है उसकी जांच की जाए। तो उसकी जांच करने के बाद आवेदन प्रस्तुत करना काम न्यायालय का है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, जैसे हम आपको जो बेसिक कार्य बता रहे हैं वो है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र में पटवारी क्या जांच करेंगे कि क्या ये व्यक्ति हमारे गांव का है, हमारे गांव में यदि इसका जन्म हुआ है, पंचायत में जन्म हुआ है, जो भी चिकित्सालय है उस गांव के अंदर, उस गांव की परिधि के अंदर, वहां पर जन्म हुआ है, और आवेदक ने आवेदन में क्या चाहा है। तो यदि वो मौके पर सब कुछ सही है तो वो उसकी जांच करके केवल न्यायालय की ओर प्रेषित कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र में यदि अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, या OBC का है, या घुमक्कड़ वर्ग का है, तो पटवारी केवल इस बात की जांच करेंगे, ये व्यक्ति इस गाँव में कितने सालों से रह रहे हैं, इनके पास कौन सी ज़मीन है, या ज़मीन है तो इनके पूर्वज यहाँ पर कब से रह रहे थे। तो मौके पर जांच करके ग्रामीणों द्वारा जो बताया जाएगा, उसके पास जो संलग्न दस्तावेज होंगे उनकी जांच करके केवल वो ऊपर प्रेषित कर देगा। ठीक है, इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में भी वही जांच है जो जन्म प्रमाण पत्र में, कि क्या ये व्यक्ति यहीं रहता है, इसकी मृत्यु कहाँ पर, यहीं पर हुई है, या वो जो भी आवेदन में जांच करेगा उसकी जांच। आय प्रमाण पत्र में ये 1 दिवस समाधान में आता है, तो भी फिर भी इसमें आय प्रमाण पत्र में वो जांच करेगा कि इसकी आय कितनी है और इसके पास ज़मीन कितनी है, और यहाँ पर मौके पर ये गाँव में रहता है या नहीं रहता। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है गरीबी रेखा। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पटवारी जी हमारा कार्ड नहीं बना रहे BPL का। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हो, कि BPL में पटवारी का
कोई रोल नहीं है। बीपीएल कार्ड बनाना या नहीं बनाना न्यायालय के हाथ में है और उसमें आवेदन करना या नहीं करना आपके हाथ में है। पटवारी केवल और केवल आपके आवेदन पर यह बता देगा कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है इसके पास संयुक्त रूप से या एकल रूप से कितनी भूमि है, वह भूमि सिंचित है या असिंचित है। केवल इतना काम पटवारी जी का है, जिससे हालांकि कुछ जिलों में जो हमारे माननीय आयुक्त महोदय हैं उनके द्वारा इसमें हमको मुक्त कर दिया गया है कि व्यक्ति या तो अपनी ज़मीन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करे या फिर क्या पेश करे, शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि भाई मेरे पास इतनी इतनी ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीपीएल में भी पटवारी का जो रोल है वो न्यूनतम है या नगण्य कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आर्थिक रूप से पिछड़ा। इसमें भी EWS जो प्रमाण पत्र है हमारा, इसमें भी शासन ने पिछले कुछ साल, एक साल के अंदर शायद शपथ पत्र लागू कर दिया है कि यदि कोई भी किसान, कोई भी आवेदक, कोई भी छात्र यदि वह शपथ पत्र भर के दे रहा है तो उसको किसी भी और जांच की, टीप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि हमसे टीप मांगी जाती है तो हम केवल टीप यही करेंगे कि यह व्यक्ति हमारे गाँव का निवासी है, किस वर्ग का आवेदक है और उसके पास कितने वर्ग फुट में उसने मकान बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी आय वगैरह के लिए उसने दस्तावेज लगाए हुए होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से में भी हमारा यही है। अब हम आते हैं नामांतरण में। तो नामांतरण में कोई व्यक्ति यदि आवेदन करता है, भौती है, वसीयत है, क्रय विक्रय है, हक त्याग है, इसके संबंध में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, रजिस्ट्री लगाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएगा, सिजरा लगाएगा, है ना, हक त्याग है तो हक त्याग की रजिस्ट्री लगाएगा। इसमें पटवारी जी क्या करेंगे, केवल इसमें पटवारी जी जाँच करेंगे कि उसके द्वारा ये ज़मीन पहले किसके नाम पे थी, अभी जिनके नाम पे जानी है उन्होंने उस संबंध में क्या दस्तावेज लगाए हैं या क्या दस्तावेज कम है। उसके बाद वो न्यायालय की ओर अग्रेषित कर देंगे। बंटवारा है, बंटवारे में जो भी पटवारी जी होंगे वो केवल ये चेक करेंगे ये व्यक्ति किसके नाम पे ज़मीन है, एक जिसके नाम पे बांट रहा है वो हमारे जो हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता उसकी धारा के तहत वैध है या नहीं है, उसके बारे में न्यायालय को जानकारी देंगे। सीमांकन में बहुत सारे लोगों का कहना है कि पटवारी जी का काम है, पर पटवारी का काम केवल सीमांकन में अभिलेख उपलब्ध कराना है। हालांकि जो अंतिम संशोधन हुआ है उसमें पटवारियों को सीमांकन करने का कार्य दे दिया गया है, किंतु पटवारियों के पास यह पावर नहीं थी सीमांकन करने की, इसलिए उनके पास अभी इसका प्रशिक्षण भी नहीं है और वह इसमें दक्ष भी नहीं है। और इसी की मांग करने हेतु हमने हड़ताल की है कि जब हमें यदि सीमांकन का कार्य कराना है तो हमें पहले उस कार्य का वेतन दिया जाए, उस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए विधिवत, उसके बाद हमसे वह कार्य करवाया जाए। भाई कल को हम कोई गलत कार्य कर देंगे तो भी हम दोषी हैं, तो बिना प्रशिक्षण के हम गलत कार्य क्यों करें, किसी किसान का अहित क्यों करें। इसलिए सीमांकन के कार्य में भी पटवारियों का केवल अंतिम कार्य है अभिलेख उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका RBC 64। RBC 64 यानी कि रेवेन्यू बुक कोड जो होता है हमारा, ठीक है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से क्षति हो, बिजली गिर जाए, कोई जनहानि हो, पशु हानि हो, बाढ़ आ जाए, जनहानि हो, पशु हानि हो, मकान हानि हो, ठीक है, सूखा पड़ जाए या फसल जल जाए, इनमें किसी भी प्रकार की क्षति होने पर आवेदन करने के पश्चात पटवारी जी की जो दायित्व है वो ये है कि वह उस आवेदन की जांच करें, मौके की जांच करें, क्षति किस प्रकार की हुई है, किस स्थिति में है, कितने प्रतिशत है, इसकी जांच करके वह केवल टीप लगाकर प्रतिवेदन किसको देंगे, न्यायालय को, अंतिम निर्णय न्यायालय का। ठीक है, फिर आता है डायवर्जन के प्रकरण बनाना। यदि अब इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा पटवारी जी डायवर्जन नहीं करा रहे हैं या हमारा पटवारी जी डायवर्जन नहीं कर रहे हैं, तो डायवर्जन कराना या डायवर्जन करना काम है आवेदक कृषक का। पटवारी जी का काम केवल इतना है कि वह उस कृषि भूमि का जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो रहा है, कृषि के अतिरिक्त उस पर क्या कार्य हो रहा है, उसकी जाँच करके न्यायालय को अवगत कराना। ठीक है, जब न्यायालय को अवगत कराया जाएगा तो न्यायालय में वह ये तो जो RI होंगे या समकक्ष अधिकारी होंगे डायवर्जन के अधिकारी, उनको वो सूचित करेंगे। बेजा कब्जा का मतलब होता है जब आप शासन की किसी भूमि पर, ठीक है, अनैतिक रूप से, अवैध रूप से कब्जा कर लें। कब्जा कर लें मतलब आप उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, शासन की बिना अनुमति के, बिना किसी दस्तावेज के यदि आप शासन की भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो वह बेजा कब्जा है। और शासन की भूमि का रखवाला होता है पटवारी। तो पटवारी का काम केवल इतना है कि वह आपके द्वारा किए जा रहे उस भूमि के उपयोग को लिख कर, है ना, उसको प्रॉपर दाखिल करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। अंतिम निर्णय यहाँ पर भी न्यायालय का है। ठीक है, फिर अभिलेख सुधार प्रकरण, इन प्रकार के प्रकरणों में पटवारी का केवल अंतिम कार्य है अभिलेख उपलब्ध कराना। ठीक है, क्योंकि अभिलेख सुधार प्रकरण जो है ये भी राजस्व निरीक्षक महोदय के पास है, पटवारियों के पास इसकी कोई पावर नहीं है। पटवारी केवल क्या करते हैं, अभिलेख सुधार में अभिलेख उपलब्ध कराते हैं, या बहुत से बहुत जो मूल जानकारी है कि वर्तमान में जानकारी जो ज़मीन है वह किसके नाम पे है और पूर्व जो अभिलेख थे उनमें किसके नाम पे थी, केवल इतनी जानकारी देते हैं।
इसके बाद आता है आपका नक्शा संबंधित सुधार। तो नक्शा की जो समस्त शक्तियां हैं वह भी राजस्व निरीक्षक महोदय के पास में है। तो उसमें भी पटवारी केवल प्रतिवेदक है कि कितने खसरे हैं, कितने नक्शे में बटांकन है और कितने बटांकन होने चाहिए। ठीक है, अंतिम जो नक्शे में बटांकन है उसका अधिकार केवल राजस्व निरीक्षक महोदय को है, और राजस्व निरीक्षक महोदय ही जब तक लाल स्याही नहीं चलाएंगे नक्शा में कोई सुधार प्रस्तावित नहीं हो सकता। तो पटवारी उसमें भी केवल प्रतिवेदक है। फिर आता है बैंक बंधक दुरुस्ती। वर्तमान में ये ऑनलाइन हो गया है, इसके पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इसमें पटवारी केवल एक ही कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं पटवारी इसमें, कि जो पोर्टल से बैंक से भेजा जाता है दुरुस्त करके हटाने का या चढ़ाने का, पटवारी केवल उसको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, पटवारी केवल प्रेषित करते हैं। पटवारी इसमें भी अंतिम अधिकारी नहीं है। फॉर्म सी आता है, फॉर्म सी में जांच कर अग्रिम कार्यवाही हेतु बैंक के पास भेजने वाला कार्य केवल पटवारी का है। ठीक है, पटवारी केवल उसमें जमीन की जानकारी, चल अचल संपत्ति की जानकारी, सिंचित है या असिंचित है इसकी जानकारी लिखकर बैंक की ओर प्रेषित करता है। अंतिम इसमें भी जो निर्णय है वो बैंक का है। पटवारी द्वारा इसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता, केवल प्रतिवेदन दिया जाता है। फिर आता है उपार्जन में फसल सत्यापन। समय समय पर जो पोर्टल होता है, उपार्जन का पोर्टल होता है, इस पे किसानों के जानकारियाँ आती हैं। ठीक है, उन जानकारियों पे पटवारी केवल जांच करते हैं खसरे की, रकबे की, और जो उच्च अधिकारी है जिनके पोर्टल पे वो जानकारी आई उनको सूचित करते हैं कि इसको सत्यापित किया जाए या असत्यापित। अंतिम निर्णय इसमें भी जो है उच्च अधिकारियों के पोर्टल पे उनका है। ठीक है, इसके बाद अंतिम कार्य जो आता है वह है गिरदावरी। गिरदावरी भी करने का केवल गिरदावरी इकलौता ऐसा कार्य है जो पटवारी जिसमें अंतिम कर्मचारी हैं जिसके माध्यम से गिरदावरी या आपके फसल की जानकारी शासन तक पहुंचती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गिरदावरी में कि गिरदावरी की एक समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की जाती है। उस निर्धारित समय सीमा पर हमको आपके द्वारा मौके पर बोई गई फसल की जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी पटवारी केवल मौके पर जो बोया गया है उसकी जानकारी शासन को देता है। यहाँ पर केवल अंतिम पटवारी है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिस पे पटवारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके का हमने पिछली बार भी बताया था आपको हमारे वीडियोस में। बहुत सारे आप देख सकते हैं, 1000 काम है जो पटवारी कर रहा है, अन्य विभागों के काम है। इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या शासन के निर्देशानुसार मौके पर जांच करना, मौके पर संतुलन बनाए रखने के लिए पटवारी उपलब्ध होता है। बाकी कहीं पर भी कोई निर्णय पटवारी नहीं लेता है, यानी कि निर्णायक जो काम है वह पटवारी का नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको यही बताया है। अब यदि अगली बार आपसे कोई मिले और ये कहे कि पटवारी जी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर पूछिएगा कि किस स्तर पे आपका कार्य रुका है। आपने जहाँ पर आवेदन किया है उसकी जांच करें, न्यायालय में जाएं, न्यायालय में आपके आवेदन में पूछें कि आपका कार्य कहाँ पर रोक कर रखा गया है। ठीक है, जब आपको इस बात की जानकारी मिल जाए कि आपका कार्य कहाँ पर रुका है, तो जो जिस कारण से वो रुका हो, आपने कोई दस्तावेज ना दिए हों, आपने आवेदक की पेशी ना हुई हो, अनावेदक ने मौके पर ना उपस्थित हुआ हो, उस कारण आपका कार्य यदि रोका गया है तो आप उसको पूर्ण करें। ठीक है, अन्यथा की दशा में पटवारी केवल प्रतिवेदक है जो कभी भी आपका कोई कार्य नहीं रोक सकता, ना ही वो रोक पाएगा। आपका कार्य यदि सही है, आपने आवेदन सही किया है, आपने दस्तावेज सारे संलग्न किए हैं, पटवारी को जैसे ही न्यायालय आदेश करता है, पटवारी उसकी जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है न्यायालय में, और उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय एक पेशी दिनांक पर आपके निर्णय लेता है। तो यहाँ पर आप कभी ये ना कहें या कोई ये कहे तो उसकी बात ना माने कि पटवारी द्वारा न्यायालय ने काम रोका है। न्यायालय कभी भी किसी का भी व्यक्ति का कार्य पटवारी के कहने पर या पटवारी के कारण नहीं रोकता है। वह केवल दस्तावेज के पूरे ना होने पर, पेशी पूरी ना होने पर ही आपका कार्य केवल रुका होगा। तो यदि अगली बार कोई आपका कार्य रोके या रुका हुआ आपको महसूस हो तो कृपया कर किसी को दोष ना दें। आप पहले एक बार अपने आवेदन की जाँच अवश्य करवाएँ और उसका निराकरण करवाएँ। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कुछ हद तक मैं आपको समझा पाया हूँगा कि पटवारी केवल प्रतिवेदक है, और प्रतिवेदक होने का मतलब है वह मध्यस्थ व्यक्ति है जो केवल शासन और आपके बीच में एक कड़ी का काम करता है और समय पर निश्चित रूप से सही जानकारी को शासन के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, यदि आपको और कोई समस्या हो न्यायालय के संबंध में या इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें अवश्य बताएं। तब तक हमें हमारी मांगों के लिए शासन के समक्ष सहयोग ज़रूर प्रदान करें। जय हिंद दोस्तों।